बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, मगर उससे पहले आरजेडी में लगातार तोड़फोड़ जारी है। खबर है कि एक और विधायक आरजेडी के एनडीए के पक्ष में आ गए हैं और उससे पहले आपने लगातार देखा सम्राट चौधरी ने ज्वाइनिंग कराई थी कि 3 उस समय जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तब आ गए थे। तो कुल मिला के 5 आरजेडी विधायक आ चुके हैं एनडीए खेमे में। तो क्या अभी और टूट बाकी है और कितने लोग तैयार हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के जो 2 विधायक हाल में आए थे और जैसा कि हमारे साथी पंकज जी ने बताया था, अभी और कितने लोग कांग्रेस से आना बाकी हैं। इसके साथ ही संघ प्रमुख बिहार में क्यों हैं, उनकी परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। तो इन सब जो दौरे हैं उनके पीछे क्या संदेश छिपा है, साथ ही जानेंगे जो तोड़फोड़ बीजेपी लगातार कर रही है। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि चुनाव हो जाएं, तो ऐसे में ये तोड़फोड़ किस काम आने वाली। क्या बीजेपी ने एकदम मन बना लिया है कि साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। और अंत में आपको बताएंगे कि जो दिल्ली में बैठक हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की, उनमें बिहार की किन सीटों पर चर्चा हुई है और कौन से बड़े नामों पर विराम लग सकता है, पत्ता कट सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी, फिर से आपका स्वागत है शो में। शुरुआत करते हैं आरजेडी से। आज विपक्ष से शुरुआत करते हैं। लगातार टूट जारी है, लगभग 5 आरजेडी विधायक एनडीए के खेमे में आ चुके हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि भाई आरजेडी में कहाँ दिक्कत, क्या गड़बड़ है। तेजस्वी तो सड़क पर निकले हुए हैं, पटना से लालू प्रसाद यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, पार्टी देख रहे हैं। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, क्या वो अपने लोगों को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया और कहा कि लालू प्रसाद ही 90 और 95 में कहा करते थे कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, तो यहाँ पर मिर्जा होली खेल रहा है। अब ये मिर्जा होली खेलने का मत अभिप्राय ये था कि आरजेडी में भी उन लोगों को ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है, ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है जो दरअसल समाजवादी विचारधारा के हैं नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन लोगों को ज्यादा प्रश्रय दिया जाएगा, ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं जो सड़क से लेकर के सदन तक पसीना बहाते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है और इसलिए वो पार्टी में घुटन महसूस करेंगे और फिर पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये किसने कहा? तो ये भाई वीरेंद्र ने कहा। ये बात और है कि आरजेडी का ही दूसरा खेमा कहता है कि भाई वीरेंद्र खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, इसलिए उनका दर्द बाहर आ रहा है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आखिरकार राज्यसभा किसको भेजा गया। राज्यसभा भेजा गया एक तो मनोज झा पहले से ही राज्यसभा में थे, उनका रिपीटेशन हुआ। और जो दूसरा नाम आया है वो आया है संजय यादव का। संजय यादव कौन है? तो संजय यादव तेजस्वी यादव के निजी सहायक थे, पॉलिटिकल एडवाइजर कहे जाते हैं, हरियाणा से आते हैं, लेकिन उनको भेजा जाना कई लोगों के गले नहीं उतरा। संजय यादव को लेकर के पार्टी में भी बहुत तरह की बात है कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी का वो कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने बुरे तरीके से घेरा हुआ है और इस वजह से कई कार्यकर्ता तेजस्वी यादव तक पहुंच नहीं पाते और लालू प्रसाद यादव खराब स्वास्थ्य की वजह से उस तरह से सक्रिय नहीं है जितना पहले कभी हुआ करते थे। इसलिए पार्टी की गिरफ्त मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव के पास है। ऐसे में अगर पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता दरकिनार महसूस करता है, इग्नोर्ड फील करता है, तो आरजेडी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखिए वाकई आरजेडी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने विश्वास मत के दौरान भी देखा कि 3 आरजेडी के विधायक एनडीए के पाले में आ गए। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले देखा कि सम्राट चौधरी 3 और विधायक को लेकर के सदन पहुंचे, जिसमें 2 विधायक कांग्रेस के थे और एक आरजेडी की थी संगीता देवी, और कांग्रेस के जो 2 थे वो एक सिद्धार्थ हैं और दूसरे मुरारी गौतम हैं। और आज जो पहुंचे हैं वो भभुआ के विधायक हैं भरत विंद। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 5 आरजेडी के विधायक टूट चुके हैं सर।
ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आरजेडी में और कितने लोग टूटे। ये आरजेडी के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों तरफ से खेल चल रहा था 11 फरवरी की रात को, क्योंकि 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी फिर से आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार गिरा देगी। लेकिन उस समय जो खेल चल रहा था, उस समय भी मुझे बीजेपी के सूत्रों से पता चला था कि ये 3 तो हैं ही हैं, प्लस आरजेडी के और भी 5 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जरूरत पड़ी तो हम उनका भी समर्थन ले लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो 5 विधायक आ गए हैं 3 के अलावा? तो अभी तो 2 इस तरफ दिख रहे हैं। अब क्या वही 5 में से ये 2 हैं या और ये 2 अलग हैं, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि आरजेडी में टूट, जो आरजेडी के लिए भी चौंकाने वाली खबर है, औरों के लिए भी चौंकाने वाली खबर है कि आखिरकार लगातार सम्राट चौधरी आरजेडी में तोड़फोड़ किस तरीके से कर रहे हैं और आरजेडी के विधायक टूटने के लिए तैयार क्यों हैं। क्या आरजेडी में उनको वो तवज्जो नहीं मिल रहा? आरजेडी में उनका भविष्य सुनहरा नहीं दिख रहा? आरजेडी में वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं, मुझे लगता है, जिनके जवाब आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, आरजेडी के जो टॉप लीडर्स हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी मंत्रणा, अपने मंथन, अपने चिंतन में जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आरजेडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आरजेडी का ही हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा कांग्रेस का भी है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कांग्रेस के कम से कम 10 एमएलए टूटने के लिए बैठे हुए हैं। 2 तो टूट चुके हैं। अब फिर से सवाल उठता है कि क्या ये 2 उन्हीं 10 एमएलए का हिस्सा हैं या ये अलग से हैं। और एक और का नाम जो अभी सार्वजनिक तौर पर लिया जा रहा है वो है नीतू देवी। नीतू देवी भी कांग्रेस से टूट करके बीजेपी के पाले में आना चाहती हैं। वो बीजेपी के बड़े नेता जो वहां के लोकल इकाई के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, उनके साथ घूमती हुई देखी जाती हैं। वो अशोक चौधरी के यहाँ भी उनका आना जाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि आखिरकार नीतू देवी बीजेपी जाएंगी या जेडीयू जाएंगी, पर इतना तय है कि कांग्रेस से वो टूट रही हैं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बीजेपी में ही शामिल होंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी में उनका भविष्य बेहतर है। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि अगर यही होना है तो फिर उस थ्योरी का क्या होगा जो नीतीश कुमार लगातार इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? मुझे लगता है सौरभ कि अगर ऐसा होना होता तो बीजेपी इस तरह की कवायद नहीं कर रही होती, बीजेपी इस तरह की मशक्कत नहीं कर रही होती। मुझे सिर्फ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो थिन मेजॉरिटी एनडीए के पास है और जिस वजह से कई विधायक जेडीयू के धमका रहे हैं कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया तो हम पाला बदल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो उसको दूर करने के लिए एक अच्छी खासी मेजॉरिटी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कई विधायकों का जो बगावत का स्वर है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर विराम लग सके। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, पर इतना साफ दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी के 5 टूट चुके हैं, कांग्रेस के 2 टूट चुके हैं, कांग्रेस में 10 विधायक टूटने को तैयार माने जा रहे हैं, ये हमारे सूत्रों से कंफर्म हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस में और टूट कब होगा, आरजेडी के क्या और विधायक टूटेंगे और बीजेपी के पाले में आएंगे, ये आने वाले दिनों में आपको साफ दिख जाएगा। बिल्कुल, मगर नीतीश कुमार तो लगे हैं और उनके दिमाग में ये विचार भी आ रहा होगा कि आखिर क्यों बीजेपी ये सब कर रही है। इसका जवाब भी आपने दे दिया। अब बात करते हैं कि भाई संघ प्रमुख बिहार में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इन पूरे दौरे को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। कल जब हमने बातचीत की तो क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, इस संभावना पर भी जो चर्चा चल रही है बिहार में, इस पर भी कल पंकज जी ने आपको पूरी कहानी बताई कि उनका पक्ष क्या है, उनके सूत्र क्या कहते हैं। मगर ये जो दौरे हैं, चाहे संघ प्रमुख का हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, क्या मायने हैं पंकज जी इसके? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बिहार
बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। जी। बिहार में बीजेपी अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर सके, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी वो हर कोशिश करना चाह रही है जिसकी वजह से बीजेपी उसी परफॉर्मेंस को दोहरा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 40 में से 39 सीटों को पाया जा सकता है। संघ प्रमुख बिहार में 4 दिन रहने जा रहे हैं। आज पटना में नेताओं की लंबी फौज है जो उनसे मिलने के लिए बेकरार है। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो टिकट पाने की इच्छा रखते हैं और उनको पता है कि जब तक आरएसएस का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक टिकट मिलने में दिक्कत होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ प्रमुख से औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन संघ प्रमुख का 4 दिनों तक बिहार में रहने का साफ मतलब है कि बिहार की राजनीतिक स्थिति, साथ ही साथ संघ किस तरीके से बिहार में काम कर रहा है, उसका बढ़ाव वो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या अपने गोल की तरफ संघ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर संघ प्रमुख इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। और इतना ही नहीं, कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 2 जगह पर वो भाषण देंगे, एक औरंगाबाद और दूसरा बेगूसराय, तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और मेरे पास जो खबर आ रही है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार से जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो पटना पहुंच चुके हैं। और जो बेगूसराय के मंत्री हैं और बेगूसराय के सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कल और क्या हो सकता है। तो एक तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सौरभ, आपको ध्यान होगा कि जेडीयू लगातार बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग करती रही है कि बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। स्पेशल स्टेटस कुछ नियमों के कारण बिहार को नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार के साथ डायस शेयर कर रहे होंगे, स्टेज शेयर कर रहे होंगे, मंच शेयर कर रहे होंगे, तो क्या कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा करेंगे? क्योंकि एक बार नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़ना निश्चित तौर पर यह मैसेज देगा कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ चुके हैं। और इसमें अति पिछड़ों में भी एक मैसेज जाएगा, एंटी लालू वोट जो है उसमें भी एक बड़ा संदेश जाएगा। और इस संदेश को देने की कोशिश प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार जरूर करेंगे। और जब प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए, मैं इधर आया हूं तो मेरा पर्पस बिहार की भलाई है। मैं बिहार की भलाई मेरे लिए प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। और बिहार की भलाई में जब जब मुझे दिखा है कि ये रास्ता अख्तियार करना है या वो रास्ता अख्तियार करना है, मैंने वो रास्ता अख्तियार किया है। क्योंकि देखिए, अपने द्वारा किए गए एक्ट को, कार्य को सही करने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश निश्चित तौर पर नीतीश कुमार करेंगे। और हर पॉलिटिशियन करता है, क्योंकि नीतीश कुमार पर यह एक बड़ा सवाल तो उठ ही खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है। उनका क्रेडिबिलिटी को लेकर के बड़ा सवाल है। ऐसे में नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब इसी की आड़ में देना चाहेंगे कि उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री के साथ आने का रास्ता चुना है, क्योंकि बिहार की भलाई इसी में है। वो जिनके साथ थे वो कुछ नहीं रहे थे, उनके पास ना कोई विजन था, ना कुछ आगे करने की क्षमता थी। इधर मुझे दिखाई पड़ा कि ये कुछ करना चाहते हैं, बिहार की भलाई इनके साथ ही है और इसलिए हम इधर आ गए। तो निश्चित तौर पर जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे और बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखेगी। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का बिहार में जमावड़ा, और वो भी बड़े नेताओं का, राजनाथ सिंह से लेकर के संघ प्रमुख से लेकर के प्रधानमंत्री का वहां कल पहुंचना, और अमित शाह भी कुछ दिनों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कल इसको लेकर के बैठक भी हुई थी कि, लेकिन बिहार की चर्चा अभी प्रमुखता से इसलिए नहीं की गई है क्योंकि बिहार में घटक दल है।
जिनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बात बिल्कुल, हो। मेरा अगला सवाल आपसे इसी विषय पर था कि जो चर्चा मगर आप बता रहे हैं कि चर्चा नहीं हुई है बिहार को लेकर, इसका कारण क्या रहा मुख्य? देखिए, चर्चा प्रमुखता से इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले तो घटक दलों के साथ बात होगी, उनको कौन कौन सी सीटें देनी है उस पे एक कंसेंसस बनेगा। उसके बाद बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये औपचारिक तौर पर तय होगा और उसके बाद ही बीजेपी डिसाइड करेगी कि किस किस को उतारेगी। वैसे ये बात साफ है कि बीजेपी पहले से तय कर चुकी होगी कि हमें इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने, एक सूची भी तैयार कर ली गई होगी, लेकिन औपचारिक तौर पर घोषणा तब तक नहीं की जा सकती है क्योंकि बिहार के एनडीए में बहुत बड़ा झोल भी है। आप जानते हैं कि एक तो बीजेपी है, जेडीयू है। जेडीयू क्या 16 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको कंफर्म सोर्सेस से बता सकता हूं कि बीजेपी किसी भी हाल में 10 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। अगर ज्यादा जेडीयू जोर मारती है तो वो 12 हो सकता है, उससे ज्यादा बीजेपी सोच नहीं रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 12 पर भी जेडीयू मान जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल बार बार उठ रहा है कि एलजेपी किसी भी सूरत में 5 या 6 सीटों से कम पे नहीं मानेगी। पिछली बार भी एलजेपी को 5 सीटें 6 सीटें दी गई थी, ऐसे में एलजेपी उससे कम सीट पर क्यों मानेगी? एलजेपी की इच्छा थी, मगर 2 दौड़े हो गए ना। एलजेपी की इच्छा थी कि 5 लोकसभा सीट प्लस 1 राज्यसभा दिया जाए। राज्यसभा में तो एलजेपी को मौका मिला नहीं, ऐसे में क्या एलजेपी 5 से कम सीट पर मान जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे जो कंफर्म सोर्सेज बताते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि एलजेपी के लिए 4 सीट देने के बारे में बीजेपी सोच रही है। अब आपको पता है कि एलजेपी में भी 2 ग्रुप है, एक एलजेपी रामविलास जिसके मुखिया चिराग पासवान है, दूसरा ग्रुप पारस गुट है, वो क्या करेगा? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनको भी डील करना, इसलिए बिहार में कई घटक दल और एक संभावना वीआईपी पार्टी को लेकर भी है। जी हाँ, जी हाँ, और एक संभावना वीआईपी पार्टी को लेकर के भी है। इसलिए इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे डील किया जाए, कैसे मनाया जाए, एनडीए के कुनबे में लाया जाए, एनडीए को मजबूत किया जाए, फिर उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो और सीटों का जब बंटवारा होगा फिर चुनाव के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो झोल है, जो पेच है, जब तक इसको सुलझा लिया नहीं जाता तब तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की जा। आप कह रहे हैं कि बिहार की सीटों को लेकर चर्चा इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं, जो साथी हैं, अभी उनके बीच ही कंसेंसस नहीं बन पाया, आम सहमति नहीं बन पाई कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आपने कहा अमित शाह भी आने वाले हैं, अभी संघ प्रमुख हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उसके बाद अमित शाह। तो क्या अमित शाह का दौरा इसीलिए तो नहीं हो रहा है कि ये जो आपसी सहमति बननी है सीटों को लेकर वो हो जाए, ताकि वो अपनी केंद्रीय बैठक जब दिल्ली में हो तो वहां बिहार को लेकर चर्चा कर पाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह ही चाणक्य हैं, और अमित शाह गो अहेड करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तरफ से भी वो गो अहेड होगा। तो अमित शाह तो चीजों का मूल्यांकन तो करेंगे ही। अमित शाह वहां आएंगे तो पार्टी द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है उसका अवलोकन करेंगे ही, उसका मूल्यांकन करेंगे ही। बिहार की लोकल इकाई यूनिट के जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने जो टास्क सौंप रखा है उसके बारे में पूछेंगे भी, क्योंकि जो बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है वो कई लेयर्स में काम करता है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का एक अलग टीम है जो कि बिहार के बारे में दौरा करता है, सर्वेक्षण करता है, पता करता है कि कौन सा एमपी का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, जो योजनाएं हैं उसको जमीन पे कितना उतार रहा है, लोगों के साथ उनका कनेक्ट कैसा है, और साथ ही साथ उनके जीतने की संभावना कितनी है। दूसरा, फीडबैक अमित शाह भी अपने सिस्टम से लेते हैं और उनको पता चलता है कि आखिरकार कौन सा एमपी कितना कारगर है, जीत सकता है, किसको उतारा जाना चाहिए या इस बार उनका टिकट काटा जाना चाहिए। और तीसरा, एक औपचारिक यूनिट है बिहार की
जो कि काम करती है, जो कि वहां के लोकल लीडर्स हैं, उसमें कई लोग इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सम्राट चौधरी हैं, उसमें नित्यानंद राय हैं, उसमें संजय जायसवाल हैं, उसमें भीखू भाई दलसानिया हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं, उसमें सुशील मोदी हैं। ये सारे लोग हैं जो किसी भी उम्मीदवार को लेकर के एक ओपिनियन बनाते हैं और शीर्ष नेतृत्व को बताते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व इनके ओपिनियन को सुनने से पहले अपने टीम के जरिए भी एक ओपिनियन बना करके रखता है कि आखिरकार इनकी कही हुई बातें और उनकी जो टीम है वो किस तरीके से मैच करता है या टैली करता है। इसीलिए मैंने सुना भी है कि बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो जब किसी की सिफारिश करने जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में बड़ी टेंशन होती है कि एक सर्वे मोटा भाई के पास भी है, अमित शाह के पास भी होगा। क्योंकि मैं आपको यह कहानी बता रहा हूं, दरअसल जब बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की बात चल रही थी तो लोकल यूनिट ने मना किया। लोकल यूनिट ने कहा कि नीतीश के आने का कोई फायदा नहीं होगा। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मुझे तो एक बड़े नेता जो कि आज के टाइम में बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि सबको एक साथ हरा दें। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो क्लोज ग्रुप में बात हो रही थी कि बीजेपी एक बार सब साथ रहे, सबको हरा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये उनके मन में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक कसमकस थी, टीस थी। लेकिन इसकी दरअसल कहानी यह है, अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो दरअसल इसी तरह की बात अमित शाह के सामने रखी गई थी जो हमारे सूत्र बताते हैं। और अमित शाह चूंकि वो चाणक्य माने जाते हैं, हर जगह पर उनकी पैनी नजर रहती है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सर्वेस तो कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हरा देंगे, लेकिन सर्वेस तो कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप हरा कैसे देंगे। इसलिए तैयारी करिए कि उनके साथ मिलकर के हमें सरकार बनानी है और लोकसभा का चुनाव लड़ना। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इन तमाम झंझावातों से जब तक अमित शाह निपट नहीं लेंगे तब तक कैसे औपचारिक तौर पर बिहार के बारे में कोई घोषणा की जा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों के टिकट कटने की संभावना है। हमने अपने प्रीवियस पहले के वीडियोस में इस तरह की बात की भी है कि वो कौन से लोग हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, नए चेहरे आ सकते हैं। और उसमें देखिए एक जो बहुत बड़ी बात सौरभ जो कही जा रही है, जिसको इस बार दिमाग में रखा जा सकता है, वो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप देखेंगे तो अपर कास्ट की संख्या वहां पर कम है, 10 से 12% से ज्यादा नहीं। और जबकि अगर आप एमपीज देखेंगे तो वो तकरीबन 13 है, तो वो 33% हो जाते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि संख्या 10 से 12% और आपके एमपीज 33%, ये मिसमैच कैसे हो सकता है। इसलिए ये भी दूर करने की कोशिश होगी, विनेबिलिटी भी देखा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। और ऐसा इसलिए देखा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस, जिस तरीके से आरजेडी, तमाम लोग जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और जातीय जनगणना की वजह से बता रहे हैं कि आपका नुकसान क्यों हो रहा है। और बार बार बीजेपी काउंटर कर रही है कि दरअसल कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी विरोधी रही है। हमारी पार्टी में तो इतने केंद्रीय मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में हमें ओबीसी विरोधी कहना कहां तक जायज है। ये तो काउंटर करते हैं ऐसा बोल करके। लेकिन बिहार में इस रणनीति को जमीन पर भी एक हद तक उतारना पड़ेगा ताकि अपने मतदाताओं के बीच में कह सके कि देखिए हम जो कहते हैं सो करते हैं। क्योंकि आपको बेहतर पता है इस बार जब से 5 राज्यों में इनकी जीत हुई है, आप एक तेलंगाना हटा दीजिए, तो इनकी जीत के बाद खासतौर पर 3 प्रमुख हिंदी स्पीकिंग राज्य में जब इनकी जीत हुई है, उसके बाद से मोदी की गारंटी वाला शब्द बार बार प्रचलित हो रहा है।
कहा जा रहा है मोदी जो कहते हैं करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं उसको अंजाम देते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए, और वो भी खास तौर पर बिहार में, इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो ढूंढना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखने वाला बहुत कुछ होगा। देखने वाला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और जो बिहार को अपेक्षा है कि क्या वो कोई स्पेशल पैकेज घोषित करेंगे, ये भी देखने वाला होगा। देखने वाला होगा कि बिहार में जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें सीटों का क्या फॉर्मूला निकलता है और कौन से लोग होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। जो भी अपडेट्स इन सब विषयों से जुड़े हमारे तक आते रहेंगे, आप तक हम ऐसे ही पंकज जी के जरिए पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।